ओके सर। Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture which is about testing of hypothesis. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था जो कि ये हैं, ठीक? कुछ हम कर चुके थे, कुछ हम साथ साथ करते रहेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो टेस्ट जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग है, जो अक्सर एग्जामिनर जो है वो पेपर में पूछ लेता है। तो हम देख रहे हैं कि आप इसके 6 स्टेप्स हैं। कितने हैं? जनरल प्रोसीजर के 6 स्टेप्स हैं। इनको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। पहला जो है वो स्टेप है कि आपने अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। एक्चुअली हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक? जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, ठीक, तो उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स भी होते हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में आपको कोई प्रियोरी इंफॉर्मेशन जो पहले से दी हुई होती है। मसलन किसी ने पहले से काम किया हुआ है उस पॉपुलेशन पे, है, तो उसको उस पॉपुलेशन के बारे में आइडिया है, उसके मीन के बारे में या उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो वो आपको पहले से क्वेश्चन में बता देता है कि ये इसकी इंफॉर्मेशन है, जो कि एम्पिरिकल स्टडी जो पहले से हो चुकी है उसके बारे में आपको बताता है, ठीक। या फिर किसी कंपनी का क्लेम आ जाता है, यार ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर निशान मत लगाएं, ठीक। तो वो जो क्लेम होता है, मसलन मैं एक छोटी सी सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। एक कंपनी है जिसने एक ड्रग बनाई है, ठीक, जो कि उसके लिए है, ये जो दमे के पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, उनके लिए इनहेलर बनाया है, ठीक। वो कंपनी क्लेम करती है कि हमारा जो इनहेलर है वो 90% पेशेंट्स को या सिचुएशन में रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो 90% है, ठीक, तो वो क्या होगा, ये आपका क्लेम होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, ओके। तो हम इस क्लेम को चेक करने के लिए हम पहले सैंपल सेलेक्ट करेंगे, हैं, उसमें से हम इंफॉर्मेशन ड्रा करेंगे, ठीक, प्रपोर्शन निकालेंगे, ठीक। तो उसके ऊपर फिर टेस्ट अप्लाई करेंगे। टेस्ट निकालने के बाद हम उसका क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, और उस टेस्ट की बेस केस के ऊपर और क्रिटिकल रीजन के बेसिस के ऊपर हम अपना कंक्लूजन देंगे, ठीक। तो पहला जो स्टेप होता है वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। दूसरा स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको आप मार्जिन ऑफ एरर भी बोलते हैं, ठीक, जिसको आप अल्फा से जाहिर करते हैं। तीसरे स्टेप में आपने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो चूज करना होता है, सिचुएशन के मुताबिक चूज करना होता है। अगर तो आपका सैंपल जो है वो बड़ा है, ठीक, लेट से ग्रेटर देन 30 है, तब आप जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका सैंपल छोटा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है, ठीक, छोटा सैंपल का मतलब है आपका साइज, जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 है, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी होती हैं जहाँ पे आपने का स्केयर टेस्ट अप्लाई करना होता है। कंप्यूटेशन फोर्थ स्टेप है। इसमें आप क्या करते हैं, जो सैंपल आप ड्रा करते हैं उसमें से मीन, वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड एरर्स निकालते हैं, इसको कंप्यूटेशन के स्टेप में डाल देते हैं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, आपकी टेबल वैल्यू होती है, जेड टेबल होता है, टी टेबल होता है, काई टेबल होता है। इनके बारे में आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। कैसे निकालते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और एंड में आपका कंक्लूजन होता है, ठीक। अब ये टेस्टिंग प्रोसीजर मैंने लिखा है फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, तो इसको हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप्स के ऊपर बनाया है। तो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, कंपनी का क्लेम होता है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है हमारा जो इनहेलर है वो 90% पेशेंट्स को रिलीफ फ्रॉम करता है, ठीक। जो कंपनी का क्लेम होता है उसे हम नल हाइपोथेसिस में रखते हैं, और उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो करेक्ट है, ठीक। अच्छा, और अल्टरनेटिव में उसका उलट हो जाता है, यानी कि कंपनी का क्लेम गलत है, 90% को रिलीफ नहीं मिलता। हो सकता है ज़्यादा को मिलता हो सकता है कम को मिलता हो, क्योंकि जब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है नॉट इक्वल टू, तो इसको हम कह देते हैं टू टेल टेस्ट, यानी कि क्रिटिकल रीजन आपका दोनों टेल से बनता है, राइट टेल में भी आता है और लेफ्ट टेल में भी आता है। इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखें क्रिटिकल रीजन में, यहाँ पे
हमने क्या किया हुआ है, z अल्फा बाय 2 किया हुआ है, यानी कि हमने अल्फा को 2 पे डिवाइड किया हुआ है, यानी कि क्रिटिकल रीजन आपका दोनों टेल्स में बनेगा। ओके, इस वजह से इसकी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और इस वजह से मैंने ये मॉड लिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फा की वैल्यू 5% इस्तेमाल करते हैं और 1% इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका मार्जिन ऑफ एरर होता है। मसलन अगर आप 100 सैंपल ड्रा करते हैं और उन 100 सैंपल के इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो उन 100 में से 5 आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं जब आप अल्फा की वैल्यू 5% लेते हैं। जब आप अल्फा की वैल्यू 1% लेते हैं तो उन 100 सैंपल में से एक सैंपल ऐसा आ सकता है जो कि आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है, इसको मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लार्ज सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। लार्ज सैंपल के जब हम बात करेंगे तो हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जी टेस्ट इस तरह से होता है, और ये जो म्यू नॉट जो है ये आपकी क्लेम वैल्यू है, जो कि आपको प्रियोरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक, जो कि एम्पिरिकल वर्क जो पहले से हुआ है उसकी बेसिस पे जो आपको इंफॉर्मेशन है वो म्यू नॉट में की सूरत में दी होती है। कंप्यूटेशन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन होती है मीन की और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल। ओके, क्रिटिकल रीजन, इस सिचुएशन में आप जेड टेस्ट जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल एरिया टेबल जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं आप क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताई भी थी कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं आती तो वो पिछले लेक्चर्स देख ले, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हमने बनाया था तो उसके अंदर हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली थी। एक तो टेबल मैंने दिया था, टेबल के अंदर भी दी हुई थी कुछ वैल्यू, लेकिन अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है वो वाला, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने बताई थी। कंक्लूजन, हाँ, अब कंक्लूजन में क्या करते हैं, वी मेक आवर डिसीजन अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमें स्टेटमेंट दी गई होती है उसके बारे में हम अपना डिसीजन बनाते हैं। किस चीज की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन। जो हम सैंपल ड्रा करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। अपनी बुक्स जो हैं वो खोल लें आप। बुक मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम कौन सी बुक है, ठीक, मैं अपना ऑन कर लेता हूँ कैमरा, ठीक, ताकि आपको दिखाने के लिए कि बुक कौन सी है। आप ये देख लें, ये वाली बुक है मिराजुद्दीन मिर्जा की, जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास के साथ लेते हैं, जो कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए ये था, ठीक। तो अब हम वापस अपनी स्क्रीन के पास आ जाते हैं, शेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ जो कि आपने लेना है। पेज नंबर है 135 पे ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे हैं टेस्ट की फॉर सिंगल पॉपुलेशन में, तो उसके लिए जो एग्जांपल हमें दी हुई है पेज नंबर 141 पे, और एग्जांपल नंबर दी हुई है 13.5। तो ये इंफॉर्मेशन में भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, 13.2 एंड पेज नंबर है 141। ओके, तो ये मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय इस कंपनी हैज इन द पास्ट बीन 1120, यानी कि 1120 आवर्स, विद द स्टैंडर्ड एविएशन 125 आवर्स। ये आपकी प्रियोरी इंफॉर्मेशन है या एम्पिरिकल स्टडी से जो आपको इंफॉर्मेशन हासिल हुई है उसके बारे में बता रहा है। A sample of 100 electric light bulbs recently chosen from a
supply of newly produced bulbs showed a mean lifetime of 1070 1070 hours. Full stop. Test the hypothesis that the mean lifetime of bulb has not been changed. वो कहता है कि ना कंपनी जो कहती है कि जो पिछली स्टडी थी उसके अंदर जो बल्बों की मीन था वो था 1120 आवर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो था 125। अब ये वाला जो मीन है ये म्यू नॉट हो जाएगा हमारा 1120 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा है 125 हो जाएगा। सैंपल जो उसने सेलेक्ट किया वो n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और x बार जो होगा वो 1070 आवर्स बन जाएगा और अल्फा की वैल्यू तो उसने दो दी हुई है 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ओके, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, एंड सिग्मा भी दिया हुआ है वो है 125 आवर्स और x बार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये है और इसके साथ n की वैल्यू जो 100 है एंड अल्फा की वैल्यू वो है 5% एंड 1%। ठीक, और वो कह रहा है टेस्ट करो का टेस्ट द hypothesis that mean lifetime of the electric bulb is not changed. ओके, सॉरी ये इसको हम जरा ठीक कर लें, मिस्टेक्स हो गई। BULB। ठीक है, तो हम अपना ऊपर वाला ये प्रोसीजर जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। ओके, अब हमारे पास म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है 1120। ओके, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है ये भी वही है 1120, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है, आप चुप हो जाए जरा मुझे समझाने दें। म्यू की वैल्यू जो है कहता है कि जो स्टेटमेंट है पॉपुलेशन के बारे में वो है 1120। वो कहते हैं इसका अल्टरनेटिव जो होगा उसका उलट होगा, ये टू टेल टेस्ट है, इसमें कहता है म्यू बराबर नहीं है 1120 यानी कि 1120 आवर्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आवर्स भी लिख सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और 1% है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जेड टेस्ट कर रहे हैं। ओके, जेड टेस्ट जो है हमारा ये है। कंप्यूटेशन में हमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हम सारा इंफॉर्मेशन से पुट कर देते हैं। ओके, तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अच्छा, म्यू एक्चुअली यहाँ म्यू ना लिखें, यहाँ पे एक्स बार लिख लें आप, क्योंकि हमें एक्स बार गिवन है ना, यहाँ पे एक्स बार लिख लें। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास जो आई है 1707 है और म्यू की जो वैल्यू है 1120 है।
सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या है 125 और n की वैल्यू क्या है 100। ओके, आप इसको सॉल्व करके मुझे z की वैल्यू बताएं। ओके, जल्दी से सॉल्व करें, इसको लिख लें और सॉल्व करें। मैं ऊपर से करेक्शन कर लूं जहां पे हमने म्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे। हाँ जी, बताएं, इसकी वैल्यू कोई आई है? मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है -4। ओके, अब हम क्रिटिकल रीजन की तरफ आ जाते हैं। क्रिटिकल रीजन जो है उसके आपके दो सिचुएशन बनेंगी। केस 1, जब आपके पास अल्फा कितना होगा 5%। 5% पे आप पता है आपको वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये जो कॉमनली यूज्ड होने वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैं वो दिए हुए हैं। 0.025 पे वैल्यू होती है 1.96। ठीक, एंड केस 2, जीरो 0.005 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 2.58। ओके, अच्छा, अब इसका कंक्लूजन बना लेते हैं। वैल्यू आप याद रखें, वैल्यू है 4 और ये वैल्यू जो है आपने मॉड करके लेनी है, माइनस को हटा लेना है और 4 को देखना है। अब आप देखें कि वैल्यू जो है आपकी टेबल वैल्यू है वो है 1.96 और 2.58। दोनों वैल्यूज जो है आपके क्रिटिकल रीजन से ज्यादा है। ओके, जब ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका H0 रिजेक्ट हो गया और आपका जो क्रिटिकल रीजन जो है उसके अंदर वैल्यू गिर रही है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी सी दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिस्टिक, is greater than table value at selected level of significance। ठीक है, selected level of significance ये। So we conclude that the claim about population parameter is rejected। यानी कि एक्सेप्ट H0, H1 सॉरी H1 एक्सेप्ट हो गया। अगर आप इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक, गलतियों को ठीक करते जाएं। सिलेक्ट के स्पेलिंग ठीक नहीं हो रहे। ओके, अच्छा, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए मुझे ये वाली चाहिए। ठीक, बिल्कुल यही कि यही जो है एग्जांपल, जब आप 1.96 वैल्यू रखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और हमारी जो वैल्यू आई है टेबल की, सॉरी कैलकुलेटर वैल्यू 4 आई है।
तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब 4 इस तरफ कहीं पे जाके होगी। तो यहाँ इस लाइन से इस तरफ आपका क्रिटिकल रीजन शुरू हो रहा है, तो वो 4 वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर गिर रही है। ठीक, क्रिटिकल रीजन को आप रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट से इस तरफ रिजेक्शन रीजन है, इस पॉइंट से इस तरफ रिजेक्शन रीजन है, तब इस -2 से 2 तक, या ये एक्चुअली 2 वैल्यू नहीं होगी, ये होगी 1.96 जब हम अल्फा इज इक्वल टू 5% रखेंगे, तो ये क्या वैल्यू होगी 1.96। ठीक, जब हम ये वैल्यू अल्फा की 1 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2.58 है। तो दोनों सिचुएशन में 4 वैल्यू जो है आपकी इस तरफ क्रिटिकल रीजन में गिरेगी, और जबकि एक्सेप्टेंस दरमियान वाला है, तो इस वजह से हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, कोई फिगर में देखना चाहते हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्सेप्टेंस रीजन, पेज नंबर तो बता दें बुक का। बेटा पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है 141। आपने लेट जो है ना ज्वाइन किया है, इस वजह से आपको नहीं पता। ठीक, सॉरी सर। हाँ जी। अच्छा, अब अगर आप इधर यहाँ पे देखें, यहाँ पे, ठीक, तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इधर डाल देते हैं ताकि हमें सही तरीके से इसकी वैल्यू मिले। ये देखें, इस फिगर के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता लग रहा है अल्फा बाय 2 हाफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इधर आ गया, हाफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इधर आ गया, जो कि रेड शेडेड वैल्यू है। ठीक, और 1 माइनस अल्फा जो है वो अंदर आ गया। अगर कोई वैल्यू इस रीजन में गिरती है तो हम H0 एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू इधर गिरती है, पॉजिटिव में रीजन से बड़ी जाती है या नेगेटिव रीजन में आ जाती है, तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। मेरे ख्याल में अब आपको एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन के बारे में पता लग गया है। जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा हमारा 5%, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव 1.96 होगा, यहाँ पे नेगेटिव 1.96 होगा। ओके, अच्छा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी बुक में दिए गए हैं। कुछ तो एग्जांपल्स हैं। ठीक, यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि ये था 2 टेल टेस्ट। जब हम 1 टेल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा? 1 टेल टेस्ट में आपका क्रिटिकल रीजन 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो वैल्यू है आपकी वो 1 टेल है। एग्जांपल है 13.4। ओके, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। 13.4 पेज नंबर है आपका इसी बुक का 142। ठीक, अच्छा, निकाल लें जी। ए पार्ट है एग्जांपल का, इसको मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए। इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ थ्रेड, कोई चीज होगी, थ्रेड या कोई तार होगी, हाँ, वो है 9.63 न्यूटन। एन का मतलब है न्यूटन, ये फोर्स है। ठीक, फोर्स का क्या कहते हैं इसको, यूनिट, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.40 न्यूटन। Recently, a sample of 36 pieces of thread showed a mean breaking strength of 8.93 न्यूटन। ये आपका x बार है। कहता है कि ना 1%, कहता है कि 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप इसको टेस्ट करें। क्या टेस्ट करें? द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट थ्रेड हैज बिकम इंफीरियर
यानी कि थ्रेड जो है वो इंफीरियर हो गया, यानी कि उसका मीन लाइफ टाइम ये नहीं रहा, वो कम हो गया है। क्या हो गया? मीन लाइफ टाइम उसने बराबर का नहीं पूछा कि इसके बराबर है या नहीं है, कहते हैं कम हो गया है। इंफीरियर का मतलब घटिया साबित हो गई है, घटिया माल जो है वो आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो क्या दी गई है, यहाँ से मैं ये सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ जी, तो 9.63, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1.40 n। अच्छा, एक्स बार जो हमारे पास निकला है वो है जी 8.93, सैंपल है 36 का। ओके, और अल्फा की वैल्यूज जो उसने हमें दी हैं वो 1% और 5% है। तो इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी है, वो कौन कौन सी हैं। ये क्या मतलब है? हाँ, इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपका सिग्मा अवेलेबल है। अगर सिग्मा अवेलेबल है और एन का साइज जो है वो ग्रेटर दैन 30 है, तब आप यहाँ पे भी जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, नहीं तो हम टी टेस्ट की तरफ जाएंगे, स्मॉल सैंपल्स की तरफ। ठीक, तो ये मैं सोल्यूशन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक इसको हम क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9.63 n। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लेस देन, इंफीरियर हो गई है 9.63 n। ओके, z की टेस्ट यही होगा। यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटेशन में वैल्यूज चेंज कर देते हैं। ये वैल्यू है 9.63। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें जी, जिसकी आवाज़ आ रही है, ये मुझे डिस्टरबेंस अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8.93। ओके, और बेटा माइक्रोफोन ऑन ऑफ करें। जहाँ पे वैल्यू जाएगी 1.40। नहीं तो मैंने यहाँ से म्यूट कर देना है सबको। 36। ओके, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके मुझे बताएं सब अपने अपने कैलकुलेटर से कि वैल्यू क्या आ रही है। अरे आप -3 वैल्यू आ रही है -3। और क्रिटिकल रीजन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज दोनों यही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी उसने हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो दिए हैं, 5% और 1%। तो अब यहाँ पे आप देखें कि वैल्यू है 3। कितनी है? वैल्यू 3 है, और वो इन दोनों से छोटी है। तो हमारा ये जो डिसीजन पिछले क्वेश्चन में था वो इस क्वेश्चन में भी यही रहेगा। बल्कि नहीं, हमारे पास जो सॉरी ये जो है क्रिटिकल रीजन हमने 2 पे अब डिवाइड नहीं करना, तो अब ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, तो वैल्यूज क्या चेंज हो रही हैं, एक वैल्यू आपके पास आ रही है 5% पे 1.645, और दूसरी पे जो आ रही है 2.33। ओके, सिर्फ क्रिटिकल रीजन में ये चेंज होगा, लेकिन
ये हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू दोनों छोटी हैं। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे, यार अपना माइक्रोफोन ऑफ करें प्लीज। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, पहली वैल्यू 1.63, यहाँ पे भी 1.63, और 3 जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं जा रही है, क्रिटिकल रीजन में गिर रही है। 3 वैल्यू आपको यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में गिर रही है, तो H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप वैल्यू 2.33 लेंगे तो 2.33 वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पे है और 3 वैल्यू फिर इस तरफ आ जाएगी, क्रिटिकल रीजन में गिर जाएगी। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीजन जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपकी क्रिटिकल रीजन में गिर रही है, तो आपका H नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं, ये रिजेक्ट, आवर क्लेम इज रिजेक्टेड। H नॉट रिजेक्ट हो गया। और एक्सेप्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये कैलकुलेशन राइटिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ पे H1 एक्सेप्ट कर लेंगे आप। ठीक, तो सिमिलरली H नॉट रिजेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आप जाए मेरा अलग चल रहा हूँ, एंड एक्सेप्ट H_1। ओके, ओके, हाँ जी, ये आज इसके साथ ही आज आपका लेक्चर फिनिश हो गया है। ठीक, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, एक एक टॉपिक करके हम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।